एंड हाँ, एक मेन बात रह गई थी। लाइक काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप आईसीएसई यूवो सबके ऊपर वीडियो लाओ, वीडियो लाओ, वीडियो लाओ, बट लाइक पिछले टाइम में मैं नहीं जा पाया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता करी अपने सूत्रों से, अपने दोस्तों से जो कि पिछली बार गए थे। तो उन्होंने बताया था जैसे अब यूवो सब में 2 तरह की कंडीशन है। एक जो मतलब जो जहाँ रहते हैं उनकी नियर बाई चैप्टर ऑफिस है, मतलब उनके होम टाउन में। दूसरे जिनके नियर बाई चैप्टर ऑफिस नहीं है, उनके यहाँ दिक्कत होने वाली है। उन्हें मतलब थोड़ा-सा मतलब समझ वगैरह नहीं आता कैसे क्या करना है। अब मैं जहाँ रहता हूँ मेरे भी होम टाउन में चैप्टर ऑफिस नहीं है, तो हम लोग सेम कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। तो अभी मैंने मतलब पूछा वगैरह, आप मेरे को इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे ही कंप्लीट मिल जाएगी मैं डाल दूँगा। एंड फॉर्म वगैरह अभी तक कुछ नहीं आए हैं। जैसे ही फॉर्म आएँगे तो तुम्हें अपडेट मिल जाएगा, ठीक है? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अक्षत माहेश्वरी एंड यू आर वाचिंग मी ओनली ऑन CS4। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर ईसी आईपीएल स्ट्रैटेजी। अब काफ़ी लोग बोलेंगे इतना ईज़ी सब्जेक्ट की क्या ही स्ट्रैटेजी करना, क्या ही क्या करना, 50 तो आराम से ले आएँगे। आई नो इट, 50 आराम से ले आओगे, बट ला तो 60 प्लस भी सकते हो ना, अगर तमीज़ से किया तो। सी ईज़ी आईपीएल सबसे ज़्यादा ईज़ी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट। एंड मेरा ये सजेशन हमेशा से है कि हमारे पास एक ऐसा सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, जिससे हमारे एग्रीगेट स्कोर होने में काफ़ी हेल्प हो। जैसे एक सिचुएशन लेके समझते हैं, मान लो तुमने ग्रुप दिया, ग्रुप 2 दिया, तुम्हारे सीएमएसएल में आए 50, वेल एंड गुड। टेक्स्ट में आए 40 एंड ईसीएपीएल में आए 50। अब क्या करोगे? तो है ना? तो एक ऐसा सब्जेक्ट तो होना चाहिए जिसमें हमारे 60 प्लस जाने चाहिए, थोड़ा, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। अगर तुम बोर्ड मॉड्यूल दे रहे हो तो सेटअप होने में भी आराम से हेल्प हो सके, तो ईसीएपीएल इज द बेस्ट। इसमें तुम आराम से 60 प्लस ला सकते हो अगर तमीज से करोगे तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर स्ट्रेटेजी कि कैसे ईसीएपीएल करना है, कैसे क्या करना है, जिसकी वजह से तुम 60 प्लस कर सकते हो। जैसे लाइक मेरे तो 50 प्लस थे, शायद 55 समथिंग थे, बट यू कैन स्कोर 60 प्लस। So start करते हैं। I think ECFL is divided into two parts. First is economic and commercial, second is intellectual property law. पार्ट ए 60 मार्क्स का है, पार्ट बी 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले तुम अपना पार्ट बी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करो। मतलब पार्ट बी में जैसा ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, ये जो चैप्टर्स है ना, अच्छे से पढ़ के जाओ। मतलब तुम्हारा ये टारगेट होना चाहिए कि 40 में से तुम इसमें 35 आराम से स्कोर कर सको। बट अब इन 5 चैप्टरों में से प्रेडिक्ट करना कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आ सकता है, तो इज़ वेरी डिफिकल्ट। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले द प्रेडिक्शन गेम। मैं प्रेडिक्शन वाला गेम नहीं खेलूंगा, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर एनालिस्ट कर सकते हैं, लेकिन प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो मैं ये नहीं करूंगा। बस मैं ये कहूंगा पार्ट भी इसने 5 6 तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो तो छोटा सा चैप्टर है, तो जो 5 चैप्टर है अच्छी तरीके से कर लो। अच्छी तरीके से तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए कि 40 में से 35 एनी हाउ हमें स्कोर करने चाहिए, कुछ हो जाए। एंड ट्रेडमार्क में तुम फोकस करना केस लॉ पे, क्योंकि ट्रेडमार्क में क्वेश्चन केस लॉ बेस्ड आते हैं। तो ट्रेडमार्क में तुम्हारा फोकस केस लॉ पे होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें केस लॉ का पूरा नाम याद है, उसका सिर्फ जजमेंट वगैरह याद है, तो वेल एंड गुड। तो फिर देन तुम पार्ट ए की तरफ मूव कर जाना। पार्ट ए में जैसा हमारा पेपर आता है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो देखा गया है फेमा, कंपटीशन एक्ट एंड कोपरा। कोपरा नहीं, शायद कोपरा ही बोलते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हाँ, तो दिसंबर के पेपर में कंपटीशन एक्ट से आया था 10 नंबर का क्वेश्चन, एंड जून के पेपर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से आया था। तो अब आ रहा है दिसंबर, तो हम ये बोल सकते हैं एक तरीके से कि क्या पता फेमा से आए, बट ज़रूरी नहीं कि फेमा से आए, कंपटीशन या कोपरा से भी आ सकता है। तो फिर तुम पार्ट ए में सबसे पहले फेमा चैप्टर करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करना और कंपटीशन ऐड करना। ये 3 चैप्टर अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाएगा। एंड अब हम बात करते हैं बेनामी ट्रांजेक्शन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ फकरा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन है। ये 3 चैप्टर कर लियो तो तुम्हारे 15 नंबर कहीं नहीं गए। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं है, एकदम बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट है। बेनामी में तो बात करूँ तो सबसे पहला ही चैप्टर तुमने पढ़ा होगा बेनामी, उसमें तो वही, वो तो अभी तक याद है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ईज़ी चैप्टर है, एंड ये 3 तुम कर लोगे तो तुम्हारे 15 नंबर का आता है। तो ये 3 चैप्टर्स है। देन उसके बाद तुम करना रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, इससे भी तुम्हारे 5 नंबर कहीं नहीं गए। लीगल मेट्रोलॉजी के बाद तुम मनी लॉन्ड्रिंग, फिर ये वाले 3 चैप्टर करना, क्योंकि ये 3 चैप्टर शायद ऑप्शनल में आता है। मनी लॉन्ड्रिंग, स्पेशल इकोनॉमिक रोड, बट कुछ भी हो सकता है। तो अब फिर ये वाले चैप्टर करना। एंड शायद फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर तो हट गया है ना, जो सिलेबस अमेंड हुआ है। तो वैसे भी इससे मतलब आता नहीं था, 2-3 अटेम्प्ट से नहीं आया था, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। तो वो तो एक हट ही गया है। तो पहले ये सारे चैप्टर करना। अब हम बात करते हैं
just like for overseas direct investment, external commercial borrowing and trade policy procedure and foreign direct investment। तो ये जो बचे हुए 4 चैप्टर हैं, ये मेरे तो बिल्कुल समझ में आते नहीं थे। कैसे क्या होना है, मुझे इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया था। तो मैंने तो रिविज़न्स वगैरह देखे थे शुभम अकबर सर की, तो उन्होंने इसमें चल रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या डेफिनेशंस वगैरह कराई थी कि हर क्वेश्चन मान लो कोई भी आ जाए, तो ये सब लिख देता। तो मैंने वही चीज़ फॉलो की थी और मैंने पेपर में वही सेम प्रोसीजर किया था। जस्ट लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से आया था और एक ट्रेड पॉलिसी से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से नहीं आया था दिशुन के पेपर में। एक शायद फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आया था, एक्सटर्नल कमर्शियल और ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मैंने ये जो चैप्टर थे वो मैंने सिर्फ डेफिनेशन वगैरह ही करे थे, कि सर ने वही करा रखे थे नोट्स वगैरह हैं हैंड रिटन में, तो मैं वही करके गया था। तो क्वेश्चन कुछ और था, बट मैंने डेफिनेशन लिख दी कि ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होता है, एक्सटर्नल कमर्शियल, तो उसमें मेरे को 2 नंबर आराम से स्कोर हो गए थे दोनों क्वेश्चन में। तो कुछ ना मिलने से अच्छा तो 2 ही है ना, क्योंकि सर का कहना था ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा वास्ट है मतलब, और 5 नंबर का इनका वेटेज है, तो 5 नंबर के लिए इतना सारा पढ़ना, दैट्स नॉट, ये फ़ायदेमंद सौदा नहीं था। तो फिर मैंने भी वही किया था। बट अगर तुम हो सके तो तुम पूरा कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मत करना वो मत करना, बट मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे किया था जिसकी वजह से मेरे 55 आए थे, जो कि काफ़ी सही थे। एंड ईसीएफएल में जस्ट लाइक अब बात आती है राइटिंग प्रैक्टिस की, तो ईसीएफएल में राइटिंग प्रैक्टिस का ज़्यादा सीन नहीं है, उसमें कमेंट वगैरह को बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, उसमें सिर्फ डायरेक्ट केस स्टडी का तो तुम्हें पता ही है। एंड अगर तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है तो तुम सी एस जसप्रीत मैम ने पिछले टाइम की राइटिंग प्रैक्टिस की वीडियो अपलोडेड है अन अकेडमी सी एस अमित वोरा सर का जो चैनल है वहाँ पे, तो तुम वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, तो वहाँ से तुम राइटिंग प्रैक्टिस ईसीएफएल की आराम से कर सकते हो, उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। एंड दिस इज यस, आज के लिए बस इतना ही। एंड हाँ, एक मेन बात रह गई थी, जैसे लाइक काफ़ी लोग मेरे से बोल रहे थे कि अब आईसीएस यूओ सबके ऊपर वीडियो लाओ, बट जैसे लाइक पिछले टाइम में मैं नहीं जा पाया था, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बट मैंने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता करी है अपने सूत्रों से, अपने दोस्तों से जो कि पिछली बार गए थे, तो उन्होंने बताया था जैसे अब यूओ सब में 2 तरीके की कंडीशन है। एक जो मतलब जो जहाँ रहते हैं उनकी नियर बाई चैप्टर ऑफिस है, मतलब उनके होम टाउन में। दूसरे जिनके नियर बाई चैप्टर ऑफिस नहीं है, उनके यहाँ दिक्कत होने वाली है, उन्हें मतलब थोड़ा-सा मतलब समझ वगैरह नहीं आता कैसे क्या करना है। अब मैं जहाँ रहता हूँ मेरे भी होम टाउन में चैप्टर ऑफिस नहीं है, तो हम लोग सेम कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं। तो अभी मैंने मतलब पूछा वगैरह, मेरे को इन्फॉर्मेशन वगैरह जैसे ही कंप्लीट मिल जाएगी मैं डाल दूँगा। एंड फॉर्म वगैरह अभी तक कुछ नहीं आए हैं। जैसे ही फॉर्म आएँगे तो तुम्हें अपडेट मिल जाएगा, ठीक है?